आपने YouTube पर कई बार डकैतों का इंटरव्यू या वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर वह रिपोर्टर वहां कैसे पहुंचा होगा? तो क्या उसे दिक्कत नहीं हुई होगी? अगर नहीं सोचा है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको कैमरे के पीछे की एक एक सच्चाई पता चल जाएगी और उस सच्चाई को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज के वीडियो में 10 सम्राट निर्भय गुर्जर के इंटरव्यू के कैमरे के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उस रिपोर्टर के सामने ही निर्भय अपनी प्रेमिका नीलम के साथ रंगरलियां मना रहा था। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उसने रिपोर्टर के सामने ही एक डकैत को गोली मार दी थी। ये पूरी कहानी एक वरिष्ठ पत्रकार ने भेजी है। वह कहते हैं वो सितंबर की एक अंधेरी काली रात थी। स्याह अंधेरे को चीरते हुए खेतों के बीच बनी पगडंडियों पर हम चले जा रहे थे। मुझसे आगे 4 बंदूकधारी, मेरे पीछे भी 4 लोग, बीच में मैं और मेरा मुखबिर राम सिंह थे। अंधेरा इतना था कि आगे चल रहा शख्स अगर अपनी रफ्तार थोड़ी भी तेज कर दे तो कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो जाएगा। बारिश पूरे शबाब पर थी। रपटीली पगडंडियों पर गिरते पड़ते मैं बढ़ता जा रहा था। मेरे आगे पीछे चल रहे लोगों को परेशानी हो रही थी कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बुरी तरह थक चुका था। हमने चलते हुए लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सब कुछ भगवान भरोसे था। रास्ता तो मुझे पता नहीं था, लेकिन दिशा के आधार पर मैं अंदाजा लगा रहा था कि कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम उसी दिशा में बढ़ रहे थे जिस दिशा में हमने सफर शुरू किया था। बंदूकधारी के हाथ में टार्च थी, लेकिन उसे वह बड़े रहस्यमय अंदाज से जला रहा था, बिल्कुल जुगनू की तरह। जितनी तेजी से वह टार्च को जलाने के लिए बटन दबाता, उससे ज्यादा तेजी वो उस बटन को छोड़ देता था, मानो टार्च जली हुई ना हो और जुगनू जला हो। चलते चलते करीब 3 घंटे बीत चुके थे। हम सिर्फ आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, तो मैंने पूछा कि अरे भाई, कितनी देर और लगेगी? इस बार जवाब आया, लेकिन बेहद धीमी आवाज में। उसने कहा, धीरे बोलो साहब, आसपास कई और गिरोह भी रुके हुए हैं। उसका जवाब सुनकर मैं घबराने लगा। सोचने लगा कि आसपास और गिरोह ठहरे हैं, यानी हम एक ऐसे इलाके में हैं जहां सिर्फ निर्भय का ही गिरोह नहीं है। अगर उन्होंने हमें देख लिया और हमारी पकड़ भी हो सकती है। अब माजरा कुछ कुछ समझ में आने लगा था। हमारे साथ चल रहे बंदूकधारी निश्चित ही हमारी हिफाजत के लिए भेजे गए थे। इनका काम यकीनन हमें निर्भय के ठिकाने तक सुरक्षित पहुंचाना था। मन में तमाम सवाल उठ रहे थे। ये टार्च भी एक खास अंदाज में इसलिए जलाई जा रही थी ताकि अगर दूर से कोई देखे तो उसे लगे कि जुगनू जल रहा है। अचानक बायां पैर नीचे गया और अगले ही पल मैं बरसाती नदी में गिर गया। मुझसे गिरते देख मेरे पीछे चल रहे आदमी ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। चूंकि मैं पहले से ही भीगा हुआ था, इसलिए बरसाती नदी के पानी में गिरने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसका एक फायदा जरूर हुआ। पीछे चल रहे एक हट्टे कट्टे आदमी ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया। मैं भी पूरी तरह अब थक चुका था, इसलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। अब मैं 2 मजबूत कंधों पर था। तन की थकान से थोड़ी राहत तो जरूर मिल रही थी, लेकिन मन की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसी बीच करीब 15 मिनट के सफर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रेत थी। वहां पहुंचकर उसने मुझे कंधे से उतार दिया। मुझे लगा कि हम निर्भय के अड्डे तक पहुंच गए। इसी बीच अचानक टार्च की तेजी रोशनी के साथ एक भारी भरकम आवाज गूंजी, कौन है? कहीं से कोई जवाब नहीं आया। पहले से ही भयावह लग रहे सन्नाटे को हमारी चुप्पी ने और भयावह बना दिया। कुछ ही देर बाद आवाज फिर गूंजी, अरे बोलत क्यों नहीं, कौन है? अब की बार हमारी तरफ से मेरे मुखबिर राम सिंह ने जवाब दिया। कहा, हम हैं भाटा। पहले ही सवालों के चक्रव्यूह में उलझ रहा मेरा दिमाग और उलझ गया। राम सिंह खुद को भाटा क्यों कह रहा है? इधर जवाब के साथ ही एक बार फिर सवाल गूंजा। पूछा गया कि कौन भाटा? राम सिंह ने फिर कहा, मालिक के भाटा। राम सिंह के जवाब के साथ ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया, ठीक उसी तरह जैसे मुर्दे के जलने का इंतजार कर रहे हों। हम कुल मिलाकर 10 लोग थे और मुझे छोड़कर किसी के चेहरे पर रत्ती भर भी सिकन भी नहीं थी। राम सिंह ने तो इसी बीच बीड़ी सुलगा ली और वह नीचे बैठ बड़े इत्मीनान से
बीड़ी फूंक रहा था। वहां 10 मिनट तक खड़े खड़े इतना एहसास हो चुका था कि हम निर्भय के अड्डे तक पहुंच चुके हैं। जितनी मेरी आंखें काम कर रही थी, उससे मुझे ये भी एहसास हो रहा था मेरे चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, हम किसी खाई में खड़े हैं। अभी ये सोच ही रहा था कि 3 तरफ से धड़धड़ाते हुए लोग आए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हम 10 के 10 लोग बंदूक की नोक पर थे। सबसे पहले हमारे साथ आए बंदूकधारियों की बंदूक ली गई, फिर शुरू हुआ तलाशी का दौर। इतनी तलाशी तो एयरपोर्ट पर भी नहीं होती। हमारी जुराबें तक उतरवा ली गईं। हमारे आगे और पीछे मुंह पर नकाब बांधे बंदूकधारी और बीच में हम 10 लोग। सीधी खड़ी चढ़ाई थी, हमें ज्यादा नहीं चढ़ना था। जल्द ही हमें रोशनी की लकीर दिखने लगी। बारिश अब भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। मन में ढेर सारे सवाल तैरने लगे। सवालों के इन्हीं समंदर के बीच मैंने निर्भय की ऐशगाह में पहला कदम रखा। चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, कटीली झाड़ियों का जंगल। अगर बाहर से कोई देखना चाहे तो उसे सिर्फ और सिर्फ कटीली झाड़ियां नजर आएंगी, लेकिन इन्हीं झाड़ियों के पीछे चौकन्नी निगाहों को जंगल के बाहर की एक एक बात पता है। किसी को भी ये पता नहीं चलता कि इन्हीं झाड़ियों के पीछे वो शख्स मौजूद है जिसका हुक्म ही नहीं, इशारा भी पूरे इलाके में पत्थर की लकीर समझा जाता है। आज वो शख्स जाम पर जाम पिए जा रहा था। 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बैग पाइपर की बोतल खत्म हो चुकी थी। अचानक फिजा में बेहद रौबीली आवाज गूंजती है, अरे सब मर गए क्या? पैक क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? इधर आवाज गूंजी और उधर एक साथ 200 से ज्यादा आंखें एक जगह सिमट आईं। मिट्टी के उन ऊंचे टीलों के बीच करीब 500 फुट समतल जगह, वहां एक चादर बिछी हुई है, सिर्फ एक चादर। उसी चादर पर एक बैठा हुआ शख्स, करीब 6 फुट लंबा, कंधे तक झूलते लंबे बाल, पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ, लंबी घनी मूछें और बदन पर AK-47। कुल मिलाकर उसके व्यक्तित्व को सब कुछ बेहद रौबीला और खौफनाक बना रहे थे। वो चादर पर अकेला बैठा था। चादर पर उसके अगल बगल काफी जगह खाली पड़ी थी, लेकिन उसके आसपास मौजूद बाकी लोग या तो खड़े हैं या तो जमीन पर बैठे थे। एक तरफ आग जल रही थी, वहां कुछ गंजे लोग खाना बना रहे थे। पास ही कुछ लोगों को जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, बिल्कुल गुलामों की तरह। तो कुछ दूरबीन के सहारे मिट्टी के टीलों से और झाड़ियों के बाहर नजर रखे हुए थे। तभी निर्भय आता है और बोलता है कि अरे भाई दारू खत्म हो गई, और गाली देता है। एक बार फिर उसी रौबीली आवाज ने फिजा में खौफ पैदा किया। जैसे ही आवाज लाठी के कानों में पड़ी, गैंग का मुआयना छोड़ वह सीधे नीचे की तरफ भागा और बोतल उठाई और अगले ही पल निर्भय के हाथों में पैक था। निर्भय ने बगैर एक पल गंवाए एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर डाला। खाली गिलास फिर लाठी के हाथ में था और दूसरा पैक बनाने लगा। निर्भय बोला कि क्यों रे लाठी, हम बूढ़े हो गए क्या? कोई हमारी सुनता ही नहीं है। लाठी बोला, नहीं मालिक, हम ऊपर पहरा चेक कर रहे थे। हमारे अलावा कोई और तो आपकी दवाई को हाथ भी नहीं लगा सकता। जैसे ही मेरे कानों में आवाज पड़ी, मैं दौड़ा चला आया। चेहरे पर भारी भरकम मूछें, बंदूक की जगह बदन पर टार्च लटकाए शख्स के मुंह से निकला, लाठी। यही नाम है उसका। बिल्कुल लाठी की तरह लंबा, छरहरा बदन, करीब 6 फुट। लाठी के इस जवाब के साथ ही एक बार फिर माहौल में कब्रिस्तान जैसी वीरानगी छा गई। सन्नाटे को एक बार फिर निर्भय की आवाज ने ही तोड़ा और पूछा कि कौन है जो पहरे पर सो गया था। निर्भय के इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। बस वहां खड़े लोगों में से एक आदमी बाहर निकला और सिर झुकाकर सीधे निर्भय के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि निर्भय कुछ कहे, वो गिड़गिड़ाया कि मालिक, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। एक बार फिर पूरी फिजा में सन्नाटा जैसा छा चुका था। सबके जहन में मानो एक ही बात चल रही हो कि निर्भय इसके साथ क्या करेगा। क्या इसे माफ कर देगा या सीधे गोली मार देगा? जो वहां उस वक्त मौजूद हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुन्नी देवी का किस्सा ना मालूम हो। वैसे भी निर्भय के साथ रहने वाला कोई भी डाकू भला मुन्नी के हस्र को कैसे भूल सकता है। अगर आप मुन्नी पांडे की कहानी देखना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो हमारे इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जिसे आप वहां देख सकते हैं।
निर्भय के मन में क्या चल रहा था, मुझे इसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसके हाथों में एक रिवॉल्वर लहराई और सबकी सांसें मानो हलक में अटक गईं। गोली चली, सबको लगा कि ये तो गया काम से, लेकिन गोली उसके सिर की बजाय उसके जांग में लगी थी और निर्भय ने तेजी से कहा कि अगली बार यह गोली जांग में नहीं, सीधे दिमाग को चीरेगी, इसलिए ध्यान से पहरेदारी किया करो। इधर गोली चली और उधर मारे खौफ में मेरी जान हलक में ही अटक गई। मेरे साथ आए इधर उधर लोग सभी भाग गए, सिवाय मैं और राम सिंह जो एक कोने में खड़े थे। सब सन्न थे। निर्भय ने पिस्तौल एक तरफ फेंका और हमारी तरफ मुड़कर बोला, अरे तुम काहे वहां खड़े हो, यहाँ आ जाओ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, वह खुद उठकर चलते हुए हमारे पास तक आ गया। वो कुछ ही सेकंड में मेरी जिंदगी के वो पल थे जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। डर और एक नामुमकिन सी लगने वाली चीज को हासिल करने का एहसास एक साथ मन में तैर रहा था। हिंदुस्तान का सबसे खूंखार डाकू, वो डाकू जिसका सर कलम करने की कीमत थी 2.5 लाख रुपए, वो डाकू जिस पर कत्ल और अपहरण जैसे ना जाने कितने मुकदमे दर्ज थे, हिंदुस्तान का वो खतरनाक डाकू जिसे पकड़ने के लिए एक या दो नहीं, 3-3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस लगातार खाक छान रही थी। वो डाकू मेरे सामने खड़ा था। जब ये मुझसे इतनी आसानी से मिल सकता है तो भला पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाती। मन में सवालों का भंवर तैर रहा था। सवालों के इस भंवर से मैं तब निकला जब मैंने महसूस किया कि उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अगर वो दोस्ती की पकड़ ना होती तो यकीनन अब तक मेरा दम ही निकल चुका होता। अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने भी गले मिलने की पूरी गर्मजोशी दिखाई। हालांकि गले मिलते हुए मैं भी महसूस कर रहा था कि ये गर्मजोशी पूरी तरह से बनावटी है। कम से कम मेरी तरफ से तो मैं चाहकर भी बनावट को दूर नहीं कर पा रहा था। इस बीच उसने मेरा हाथ पकड़ा और अगले ही पल मैं उसके उसी चादर पर बैठा था जिस पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ निर्भय को था। इसके बाद की कहानी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे रिपोर्टर के सामने ही निर्भय और श्याम अपनी प्रेमिका के साथ पूरी रात रंगरेलियां मनाते थे। खैर, आप डकैत निर्भय गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।